subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Okay, good morning to all of you. I think, am I audible to everyone? Yes, sir. Am I audible? Can somebody confirm whether I'm audible or not? Yes, Yes, sir. Yes, sir. Okay, perfect. तो हम स्टार्ट कर लेंगे. जस्ट फॉर रेपिटेशन पर्पस मैं एक बार दोबारा हरियाणा कौशल रोजगार निगम का जो पर्पस है बनाने का वो दोबारा बताऊंगा और फिर जो है हम आगे बढ़ते रहेंगे. राइट, ये आज का जो एजेंडा है HKRN का ओवरव्यू और की मॉड्यूल्स जो डिपार्टमेंट्स के लिए बने हुए हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं डिपार्टमेंट के लिए. एंड कैन यू गो बैक, न्यू मॉड्यूल्स और जो बने हमारे नए इंटरवेंशंस का अगर टाइम रहेगा तो हम डेमो भी दिखाएंगे. एंड देन जो रिसोर्सेज हमारे लगातार क्रिएट हो रहे हैं ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस, अगर किसी को हेल्प चाहिए या कुछ जनरल क्वेरीज हैं जो कॉमन रेपिटेटिव क्वेरीज हैं वो कैसे रिजॉल्व हो सकती हैं. So next slide, please. I think this is working. Should I go back? Okay. Yeah. Okay, so HKRN was established, I think, जैसा आप अब तक तो सभी लोगों को पता चल चुका होगा. It was established in अगस्त लास्ट ईयर, अगस्त सितंबर में, और फिर अक्टूबर में नोटिफिकेशन हो गए और इसका प्रोसेस नवंबर एंड दिसंबर आफ्टर दैट वी स्टार्टेड. और बेसिकली इसका पर्पस ये है कि सारे जो आउटसोर्सिंग के थ्रू लगते थे पहले डिपार्टमेंट्स में, नाउ ऑल द मैन पावर विल बी एक्चुअली सप्लाइड बाय HKRN. और इसमें बेसिकली जो डिपार्टमेंट्स हैं, इंडेंटिंग डिपार्टमेंट्स हम बोलते हैं, वो लोग अपना डिमांड रेज करेंगे बेस्ड ऑन स्टैंडर्डाइज्ड जॉब रूल जो ऑलरेडी अप्रूव्ड है, और उसके आधार पे वो लोग अपना डिमांड मांगेंगे. एंड अकॉर्डिंगली एज पर द डिमांड वी हैव एक सिलेक्शन प्रोसेस हमने बनाया हुआ है, और उस सिलेक्शन प्रोसेस के तहत उनको मैन पावर दी जाएगी. और फिर उसके बाद वो पूरा और उनकी अटेंडेंस और उसके साथ लिंक जो इनवॉइस जनरेट होगा वो सैलरी पेमेंट होगी, इंक्लूडिंग ESI EPF. ये सारा जो है सारा जो ये पूरा एक एक्चुअली पोर्टल के थ्रू ही रन होता है. तो फिजिकल पेपर मिनिमम है इसमें. इनफैक्ट वैसे फिजिकल पेपर हम लोग कुछ लेते भी नहीं है. तो इट इज पोर्टल जनरेटेड इंडेंट है, पोर्टल जनरेटेड सिलेक्शन है, पोर्टल जनरेटेड ही डिप्लॉयमेंट और ज्वाइनिंग फर्दर, और उनकी पेमेंट भी होनी है. 25 दिसंबर को लास्ट ईयर लॉन्च भी हो गया था. नेक्स्ट, इसमें जो कवरेज है, जो एक्स गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, इन्होंने जिन्होंने पहले कभी काम किया था, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ हैं बेसिकली ये. और अभी हम लोगों ने इसमें मापुआ बेनिफिशरीज भी इंक्लूड किए हुए हैं. जो हमारा पे बैंड है, मतलब सैलरी अप टू मैक्सिमम 30,000 ही इसमें अलाउड है अभी. और इंडेंट्स कोई भी सरकारी संस्था है जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉर्पोरेशन, स्टैट्यूटरी एंटिटीज या स्टेट गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो गवर्नमेंट की एड से हैं या गवर्नमेंट द्वारा बनाई गई हैं, वो इसके थ्रू मैन पावर ले सकते हैं.
नेक्स्ट। जो की मॉड्यूल्स डिपार्टमेंट्स के लिए हैं उसमें बजट एलोकेशन है। बजट एलोकेशन बेसिकली है कि जितना आप, वो इसलिए हम लोगों ने डाला है कि जितना आपके पास बजट है 69 या जो भी हेड में बेसिकली जो कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर रिक्विजिशन और डिप्लॉयमेंट के लिए होता है, वो उसमें जितना बजट है बजट के अनुसार ही अपनी डिमांड रेज करें, उससे ज़्यादा आप डिमांड नहीं रेज कर सकते हैं। रिक्विजिशन रेज करना सभी विभागों को पहले भी बताया जा चुका है कि इसमें स्टैंडर्ड जॉब रोल्स हैं। जो 19 जनवरी को एक नोटिफिकेशन भी हुआ था जिसमें निगम रोड रेट्स नोटिफाई किए गए थे, और वो CS हरियाणा की वेबसाइट पे अवेलेबल भी है वो नोटिफिकेशन। अगर किसी को देखना होगा तो वहाँ से डाउनलोड भी कर सकता है। उसमें लगभग 179 के आसपास जॉब रोल्स अप्रूव हुई हैं, और उनको 4 कैटेगरी में बांटा गया है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। और अकॉर्डिंगली उन लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 का पे बैंड भी है, जिसमें सिटीज के हिसाब से कैटेगराइज किया हुआ है। तो ये 4 लेवल में ये जॉब रोल्स हैं, लगभग 180 जॉब रोल्स हैं, और इन्हीं जॉब रोल्स के अगेंस्ट आप रिक्विजिशन रेज कर सकते हैं। मतलब कहने का ये है कि अगर किसी को कोई ऐसा जॉब रोल है जो इस मास्टर लिस्ट में नहीं है, तो उसको नई डेजिग्नेशन या जॉब रोल क्रिएट करनी पड़ेगी, और वो प्रोविजन भी हमने दे रखा है पोर्टल पे, और वो क्रिएट करके उसको GAD, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, जो अब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है बेसिकली, वो अप्रूव करेगा। और एक बार जब वो अप्रूव कर देता है तो वो जो हमारे पास ऑलरेडी 180 लिस्ट है, 80 की लिस्ट है मास्टर जॉब रोल्स की, उसी में वो ऐड हो जाता है। लास्ट हमारा ये है नेक्स्ट, मतलब फोर्थ पॉइंट है मैन पावर पोर्टिंग। ये ऑलरेडी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स, ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट इनफैक्ट अपना काम कर रहे हैं इसमें, और लगभग 40,000 लोग ऑलरेडी पोर्ट हो चुके हैं डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट। सब लॉगिन क्रिएट करने के लिए हमने बताया भी था, और ऑलमोस्ट सभी डिपार्टमेंट्स ने सब लॉगिन क्रिएट कर लिया था, और ताकि जो है एट द सब लॉगिन लेवल डिसेंट्रलाइज्ड मेथड हो, कॉन्ट्रेक्चुअल जो हायरिंग करनी है और उसका मैनेजमेंट। माइग्रेटिंग मैन पावर बेसिकली जो मैन पावर DDO या HRMS लॉगिन से हरियाणा.gov, कौन सा था वो, मेरा परिवार हरियाणा.gov.in पे जो PPP की वेबसाइट है उस पर पहले आप लोगों ने अपलोड किया था, और उसके बाद वहां से वो पुश हुआ था HKRN के लॉगिन में। HKRN के लॉगिन में पुश होने के बाद सभी DDOs ने उसको अपडेट भी किया है, और ट्रांसफर जो हमारे HODs हैं उन्होंने ट्रांसफर कर दिया है DDOs को, करेक्ट। HODs ने सभी DDOs को उनके कंसर्न जो डेटाबेस है, जो भी एम्प्लॉयज थे कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज, उनको ट्रांसफर कर दिया वन बाय वन। एक और इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है जो वेरिफिकेशन ऑफ एक्सपीरियंस है। तो पहले ये अप्रूव हो, CM साहब से अप्रूव हो रखा है सरकार से कि वेरीफाइड जो एक्सपीरियंस जिनका वेरीफाई हो जा रहा है कैंडिडेट्स का, उनको हम प्रायोरिटी पे जॉब डिप्लॉयमेंट ऑफर लेटर देंगे। ये वो वेरिफिकेशन कैंडिडेट्स के हैं जिन कैंडिडेट ने पहले कभी काम किया था और अब जो है वो काम नहीं कर रहा है, मतलब करंटली वो काम नहीं करने होने चाहिए। जो करंटली काम कर रहा है उसका तो पोर्टिंग में जाएगा। ये बड़ा कुछ लोगों को ये कंफ्यूजन हो गया था, बट ये बहुत क्लियर है कि ये जो एक्सपीरियंस वेरिफिकेशन हम लोग मांग रहे हैं ये बेसिकली उनके लिए है जिन्होंने पहले कभी कॉन्ट्रेक्चुअल मैन पावर के तौर पे काम किया था, और उनकी उनकी जॉब अब नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया होगा या जो भी कारणवश वो इस समय जॉब में नहीं है। उनके लिए हमने ये रजिस्ट्रेशन का मॉड्यूल ओपन किया था, और लगभग 20,000 लोगों ने रजिस्टर कर भी लिया है, बट अभी अनफॉर्चुनेटली उसमें सिर्फ 5,000 ही वेरीफाई हो पाए हैं। तो इसमें वेरिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आप उसको एक्सेप्ट ही करें कि हाँ ये सही एक्सपीरियंस है। अगर वो एक्सेप्ट, अगर आप नहीं, आपको लगता है कि उसने गलत एक्सपीरियंस भर के दिया हुआ है, तो उसको आप रिजेक्ट भी करें तो एटलीस्ट वो हमारा वेरीफाइड कैंडिडेट हो जाएगा। वेरिफिकेशन या तो रिजेक्ट होगा या एक्सेप्ट होगा। लेकिन बहुत सारे DDOs के पास ये तमाम भारी संख्या में बेसिकली 15,000 लोग पेंडेंसी है। ये DDO वाइज भी लिस्ट हमारे पास है, और
हाँ हाँ यही वाला सर। हाँ जी सर, ये उस पे जाके खोलो सर, जूम खोलो पहले अपने पीछे। हाँ। ये उस दिन आपने चेक किया था, मैंने व्हाट्सएप पे देखा था। अच्छा जो लिंक है वेरिफिकेशन कमरे के पास से ना वो माइक ऑफ है ना, एक मिनट, माइक ऑफ है ना। नो आई थिंक थोड़ी देर के लिए मतलब कनेक्शन लूज हो गया था। सो दैट वाज वन पार्ट, वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट। तो कैंडिडेट वेरिफिकेशन आप लोग जो भी, आई डोंट नो हु ऑल हैव जॉइंड, आई होप ओके, फुल की हम लोग वेरिफिकेशन ऑफ कैंडिडेट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर हमें मैन पावर डिप्लॉयमेंट करनी है। देन अपडेटिंग अटेंडेंस, जो ये मैन पावर हम लोग लगा रहे हैं थ्रू पोर्टिंग ऑफ कैंडिडेट, इज इट जो मैन पावर जैसे लगभग 20,000 मोर देन 30,000 लोग ऑलरेडी कोर्स हो चुके हैं और ज्वाइनिंग हो चुकी है। तो जो ज्वाइनिंग होती जा रही है उनके लिए हमने एक अटेंडेंस मॉड्यूल भी बना दिया था थ्रू द पोर्टल, जो सब लॉगिन के अंदर ही जहाँ पे वो बंदा ज्वाइन कर रहा है उसी के पास अवेलेबल रहेगा वो अटेंडेंस अपलोड करने के लिए। मेन फ्रेज बंद कर दे, वीडियो चला दो, तेरी अपनी बात साइलेंट कर दे। ओके, जो इम्पोर्टेंट कुछ बातें हैं आई वांटेड टू शेयर विद द यू नो डिपार्टमेंट्स, कि डिपार्टमेंट्स को कुछ इम्पोर्टेंट इशू जरूर ध्यान देना चाहिए। कि एक तो अगर जब वो नया रिक्विजिशन रेज करते हैं तो नए रिक्विजिशन को वो 60 डेज प्रायर, जैसे अगर मान लीजिए उन्हें ज़रूरत जो है जून में है या जुलाई में है, तो वो मई से शुरू कर दें ताकि जून जुलाई तक आते आते हम लोग उसकी सॉर्टिंग कर लें और उसको टाइम पे डिप्लॉयमेंट कर सकें। सो अगर आपको एक्सपेक्टेड है कि आपको जुलाई में ज़रूरत पड़ेगी तो आप अभी रेस कर दें। और नई डेजिग्नेशन एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, क्योंकि इसमें निगम के पास आप क्रिएट करते हो, निगम उसको फॉरवर्ड करता है SDIT प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास, प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास से फिर वो जाता है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट सेक्रेटरी के पास। और इसमें टाइम लगता है क्योंकि ये इसमें फाइनेंशियल भी इन्वॉल्व हैं, इसमें ये भी देखना पड़ता है कि सिमिलर जॉब रोल किसी और विभाग ने नहीं क्रिएट किए हैं, क्योंकि डुप्लीकेसी बहुत ज़्यादा है। तमाम विभागों ने पर्सनल असिस्टेंट, अकाउंटेंट, इस तरह के बड़े कॉमन से जॉब रोल हैं जो बहुत सारे विभाग में क्रिएट करने के लिए रिक्वेस्ट डाल दी। अब लेकिन हर एक विभाग का अलग अलग मतलब उसको प्रोसेस तो करना ही पड़ता है, तो प्रोसेस करने में फिर सबको फिल्टर आउट करने में काफ़ी समय लग रहा है। इसलिए बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़, कॉन्ट्रेक्चुअल एम्प्लॉयज़ अभी पोर्ट भी नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि पोर्टिंग करते वक्त उनके पास वो जॉब रोल अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए ये भी एक पहले क्रिएट कर लीजिए। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट किसी का जुलाई में ख़त्म हो रहा है और उनको लगता है कि इसमें बहुत सारे जॉब रोल हैं जो उस मास्टर लिस्ट में निगम रेट में नोटिफाई नहीं हुए हैं, तो उसको क्रिएट करने के लिए अभी से प्रोसेस शुरू कर दें। एक और इशू आ रहा था कि कुछ डिपार्टमेंट्स जब वो ज्वाइनिंग करा रहे हैं तो ज्वाइनिंग के वक्त उनको अलग से एक ज्वाइनिंग ऑफर लेटर या कुछ इस तरह का अपॉइंटमेंट लेटर दे रहे हैं। तो मेरा अनुरोध सभी से है कि इसमें किसी भी प्रकार का आप उसको ज्वाइनिंग लेटर ना दें, क्योंकि ज्वाइनिंग जो है, सभी की ज्वाइनिंग टोटली ऑनलाइन प्रोसेस से है। आप जो भी सब लॉगिन होल्डर है, वो जब मैं यहाँ से DOL ऑफर देता हूँ, डिप्लॉयमेंट ऑफर लेटर किसी को भी देता हूँ, चाहे वो नया कैंडिडेट हो चाहे वो एग्जिस्टिंग वाला जिसको हम पोर्ट कर रहे हैं, तो वो ऑफर लेटर एक SMS के थ्रू लिंक बन के उस कैंडिडेट को भी जाता है, और जो सब लॉगिन होल्डर है जहाँ पे उसका डिप्लॉयमेंट के दोनों मिलान कर लें कि कोई गलत ऑफर लेटर लेके किसी के पास नहीं जाता। और उसमें ऑप्शन आता है कि ज्वाइन कराना है या रिजेक्ट करना है, तो वो ऑनलाइन रिकॉर्ड ही हमारे लिए सफिशिएंट है। और मेरा सभी से अनुरोध है कि किसी भी प्रकार का ज्वाइनिंग लेटर आप लोग ना दें, क्योंकि अननेसेसरी है फ्यूचर में
प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है उससे। और ये टोटली ऑनलाइन सिस्टम है, ऑनलाइन में ही अगर किसी को आपको निकालना है वो भी बताएंगे, वो एक टर्मिनेशन का भी हमने सिस्टम बना रहे हैं। फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये हमने रखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब कोई कैंडिडेट ज्वाइन करने जाता है, वो अपना ऑफर लेटर डाउनलोड करता है, साइन करके देता है, उसके बाद जब वहाँ जाता है तो उसके साथ आप उसके जो भी जिस जॉब रोल के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंटेशन है, चाहे मैट्रिक पास है, चाहे ग्रेजुएशन है, जो भी क्वालिफिकेशन या स्किल रिक्वायरमेंट्स हैं जो उस जॉब रोल के लिए स्पेसिफाइड हैं, जो निगम रेट्स जो मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ 19 जनवरी वाला, उसमें वो नोटिफाइड होगा तो आप उसके साथ उसका मैच कर लें कि उसके रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन हैं कि नहीं है। ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिपार्टमेंट की है, जो सब लॉग इन होल्डर है उसकी है, जो वहाँ ज्वाइन करा रहा है। कैंडिडेट को 7 दिन मिलता है डिपार्टमेंट ऑफर लेटर जो है। अब हमने इसे थोड़ा सा चेंज किया है कि अगर किसी ने आज से मान लीजिए आज 3 तारीख है, 4 तारीख है, तो आज अगर मैं किसी को ऑफर लेटर दूंगा तो वो 15 दिन का समय उसको मिलता है ज्वाइन, मतलब 15 दिन बाद वो ज्वाइनिंग हो जाती है। 15 दिन हमने इसलिए रखा है कि 15 दिन में वो जाके उस जो भी अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, टाइम लगता है कई बार डीडीओ या जो भी सब लॉग इन होल्डर है उसके पास समय नहीं होता है, वो और काम बिजी हो रहा है, तो 1-2 बार उसका आना जाना होता है। फिर वो 15वें दिन से हमने पहले ये 7 दिन का मौका नहीं था, पहले 15वें दिन लगता था कि बिल्कुल आखिरी दिन, एक ही दिन मौका है ज्वाइन करने का। अब उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल कर दिया है कि 7 डेज तक वो ज्वाइन कर सकता है। सो 15 दिन का टाइम उसको रहेगा कि वो अपने पेपर वगैरह दिखा ले जाके, और फिर 7 दिन में वो जिस दिन से उसका ऑफर लेटर ज्वाइनिंग डेट दिखा रहे हैं उसके 7 डेज के अंदर वो ज्वाइन कर ले। लास्ट पॉइंट है कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन। कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन का भी इशू कई डिपार्टमेंट ने रेज किया था पीछे, कि हमें अगर कोई बंदा पसंद नहीं आ रहा है या महीने 2 महीने काम किया नहीं, उनको अब जरूरत नहीं है या किसी भी वजह से कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहते हैं, तो वो एक रिलीव कैंडिडेट करने का एक रिक्वेस्ट हमारे यहाँ भेजेंगे और वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट हो जाएगा। बट उसमें भी एक समय जरूर देने की जरूरत है कि 15 दिन या 1 महीना, वो हम लोग स्पेसिफाई कर देंगे, उस उतने दिन पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन के लिए बताना पड़ेगा, ताकि वो कैंडिडेट कहीं और फिर उसका हम लोग रिक्वायरमेंट अगर है तो कहीं और उसको भेज सकते हैं, अगर कोई वैसा एडवर्स वजह से नहीं निकाला गया है। फिर जैसा एक्सपीरियंस वेरिफिकेशन मैंने पहले बता ही दिया है, और इसमें मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि इसमें ऑलरेडी गवर्नमेंट ने एक लेटर भी निकाला हुआ है हमने कि 7 डेज का ही टाइम दिया था। तो अब इसके बाद एक नोटिस भी जाएगा, मतलब रिकमेंडेशन लेटर जाएगा सभी एचओडीज को डीडीओ वाइज डिटेल भेजते हुए कि इन डीडीओज का 7 दिन से 15 दिन हो गया है, 1 महीना हो गया है, तो ये सभी डीडीओज के खिलाफ फिर डीडीओज वो एचओडीज अपना एक्शन जो भी लेना चाहेंगे वो लेंगे। तो इसमें वेरिफिकेशन कर दें। वेरिफिकेशन में ज़रूरी नहीं है कि आप उसको यस करें, एक्सेप्ट कर दिए या रिजेक्ट कर दिए, मेरे लिए वो वेरीफाइड। लेट मी फिनिश इट, एक बार मैं फिनिश कर लेता हूँ फिर क्वेश्चन ले लूंगा, आप लोग अपना क्वेश्चन रखे रहिए। नेक्स्ट, मैन पावर पोर्टिंग और डिप्लॉयमेंट से रिलेटेड 2-3 विषय हैं जो जरूर जानना बहुत जरूरी है। एक तो पीपीपी पे डेटा अपडेट करना। बहुत सारे डिपार्टमेंट कहते हैं जी हमारा हमने अपलोड किया नहीं मिल रहा है, इस तरह के इश्यूज हैं। तो एक तो डीडीओ जो डिटेल है वो बहुत करेक्टली आप चेक कर लीजिए कि आपने क्रिड के यहाँ सही क्रिड सही डीडीओ डेटा अपडेट किया है, ठीक है। अगर डीडीओ इन्फॉर्मेशन इनकरेक्ट रहेगी तो ये जान लीजिए कि आपका पोर्टिंग करने के बाद भी जो है वो बंदे दिखेंगे नहीं। इसलिए प्लीज़ मेक श्योर कि आपका जो डीडीओ डिटेल है वो एक्यूरेट है, और अगर डीडीओ नहीं मिल रहा है तो वो भी बताइए, वो फिर टाई अप करके उसमें डीडीओ की एंट्री कराई जाएगी। माइग्रेटिंग मैन पावर टू करेक्ट, ये वाला पहले भी बहुत सारे डिपार्टमेंट ने ऑलरेडी कर दिया है कि डीडीओ कोड अपडेटेड ऑन पीपीपी टू करेक्ट डीडीओ कोड इन एचकेआरएम। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय डेटा एनरिचमेंट, ये एक अपडेशन का ऑप्शन हमने दे रखा है कि एक बार जब वो मेरा परिवार हरियाणा यानी पीपीपी पे अपडेट करता है
उसके बाद जब HKRN में आ जाता है तो हमने कहा था कि HKRN में अपडेट करने का ऑप्शन दिया था हमने कैंडिडेट वाइज, क्योंकि PPP वाले सिर्फ लिमिटेड डेटा ले रहे थे, सो दैट इज व्हाई वी गेव दिस ऑप्शन। अब इसमें बहुत सारी इश्यूज ये आ रहे हैं कि बहुत लोगों ने वो डाटा एंट्री ऑपरेटर को अपना लॉगिन दे दिया, स्पेशली DDOs ने और HODs ने भी, और डाटा एंट्री ऑपरेटर्स विद देयर लिमिटेड नॉलेज उन्होंने क्या किया, गलत सलत बहुत सारी गलतियां कर दी। किसी को PN से चौकीदार बना दिया, किसी को चौकीदार से क्लर्क बना दिया है, इस तरह के तमाम गलतियां जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। इतना इम्पोर्टेंट और क्रिटिकल एक्टिविटी है कि आपको मैन पावर का अपलोड कर रहे हो आप, लेकिन उसको बहुत ही लो लेवल एम्प्लॉयज के हाथ में दे दिया विदाउट एनी सुपरविजन, जिसकी वजह से तमाम सारी गलतियां हुई हैं। और ये इसका भी बहुत सीरियस जो है इसको लिया गया चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग में। स्पेशली ACS लोगों से कहा गया कि आप लोग खुद मॉनिटर कीजिए, और HOD को भी कहिए कि वो खुद पर्सनली मॉनिटर करे। अगर कोई गलत डेजिग्नेशन, गलत ईयर्स डाल रहा है तो उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जाए, क्योंकि हर काम को आप डाटा एंट्री ऑपरेटर ही अगर पूरी सरकार चलाएंगे या पूरा सिस्टम चलाएंगे तो दैट इज नॉट गुड फॉर द सिस्टम, क्योंकि डाटा अगर खराब भरेंगे आप तो खराब ही चीज आपको मिलेगी सबको। डिप्लॉयमेंट ऑफर लेटर और ज्वाइनिंग का मैंने बता दिया कि डिप्लॉयमेंट ऑफर लेटर हमने दिया हुआ है, तो उनको ज्वाइन कराइए। आई थिंक इसमें कोई इशू वैसे नहीं आ रहा है, बट फिर भी अगर अगर सैलरी का मिसमैच है, जैसे बहुत लोग उनको ज्वाइन नहीं करा रहे हैं क्योंकि मुझे बताया गया कि सैलरी हमारे वाले में शायद कम आ रही है, बिकॉज अगर किसी की सैलरी ज़्यादा है और उसको हमारे तो फिक्स्ड रेट हैं जो इनकम रेट के हिसाब से दे रहे हैं, तो इसमें हमने एक ऑप्शन अब दे दिया है कि अगर उसको ज्वाइन तो एक बार कराना पड़ेगा, उसके बाद जो है आप रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन, वो एक मॉड्यूल बनाया हुआ है करेक्शन, सैलरी करेक्शन के लिए, तो वो आपको करना पड़ेगा, बट ज्वाइनिंग के बाद ही हो पाएगा। क्रिएटिंग सब लॉगिन, पहले हमने सिर्फ HOD को लॉगिन दिया था, फिर HODs ने रिक्वेस्ट किया कि हमें सब लॉगिन का पावर दिया जाए। अनफॉर्चुनेटली HOD लेवल पे भी डाटा एंट्री ऑपरेटर्स और बहुत लो लेवल क्लर्क्स वगैरह ने ही इसको काम किया है। उससे क्या हुआ है कि अननेसेसरी, जहां जरूरत भी नहीं थी, तमाम सारे सब लॉगिन क्रिएट कर दिए गए विद ऑल पावर्स, जबकि हमने HOD को रिस्पॉन्सिबल मानते हुए सिर्फ लिमिटेड पावर्स अपने जरूरत के हिसाब से पावर डेलीगेट करने के लिए कहा था कि या तो आप DDO लॉगिन पे या सब लॉगिन पे केवल आप नए मैन पावर की रिक्विजिशन के लिए उसको डेलीगेट कर दीजिए। लेकिन ज़्यादातर HODs के जो भी स्टाफ रहा, जो भी डाटा एंट्री ऑपरेटर या क्लर्क वगैरह लेवल पे काम हुआ, उन्होंने फुल पावर्स दे दी टू ऑल सब लॉगिन्स। और सब लॉगिन्स ने क्या किया, फर्दर अपना यूज तो खुद कर नहीं रहे हैं, उनके जो भी चपरासी PN और डाटा एंट्री ऑपरेटर यूज कर रहा है उसने जॉब क्रिएशन भी, न्यू डेजिग्नेशन क्रिएशन भी, ऐसे ऐसे जंक डेटा भर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि पूरा सिस्टम, अभी आज की डेट में मेरे पास 700 जॉब रोल्स क्रिएशन के लिए रिक्वेस्ट आई हुई, जो कि अगर HODs या इवन DDOs ने भी अगर ध्यान दिया होता तो ये बिल्कुल नौबत नहीं आती। अब एक ही डिपार्टमेंट के कम से कम 25 DDO ने 25 तरह से जॉब रोल क्रिएट किया है, सेम जॉब रोल 25 बार क्रिएट हुआ है। तो दैट शोज height of carelessness on part of the DDO as well as on part of HOD staff, कि अगर हम इवन ये नहीं बता पा रहे हैं कि किसी भी डिपार्टमेंट में 150 से ज्यादा जॉब रोल्स नहीं हो सकते, क्योंकि 179 ऑलरेडी अप्रूव्ड है सरकार द्वारा। सो एडिशनली 25-50 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। लेकिन आज की डेट में क्योंकि आप लोगों ने, HODs ने ये पावर सीधे लोकल लेवल पे दे दी, DDO लेवल पे, सब लॉगिन लेवल पे, तो उन्होंने अपने डाटा एंट्री ऑपरेटर या क्लर्क या बाबू जिससे भी कराया है, दुनिया भर के असिस्टेंट 1, असिस्टेंट 2, असिस्टेंट हिसार, असिस्टेंट ये, इस तरह के जॉब रोल्स क्रिएट कर डाले हैं। और अननेसेसरी का वर्कलोड भी बढ़ गया, न केवल हम लोग के लिए बट ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के लिए। और जो डिले हो रहा है तमाम सारी न्यू जॉब रोल क्रिएशन में, ये इसी वजह से हो रहा है क्योंकि वो 700 को एनालाइज करना और उनको किसको रिजेक्ट करना है, किसको अप्रूव करना है। ओके, सो
मॉनिटरिंग सब लॉगिन्स इसलिए हमने कहा है एचओडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने एक्टिव लॉगिन होल्डर्स को दिया है उसको अर्ली मॉनिटर करे ताकि उसका मिसयूज ना हो। नेक्स्ट नेक्स्ट पे। हाँ मुझे दिख रहा है। और न्यू मॉड्यूल एंड इंटरवेंशंस एंड डेमो, बेसिकली नया मॉड्यूल हमने जो अभी लेटेस्ट बनाया है वो है अटेंडेंस एंड इनवॉइस जनरेशन। तो अटेंडेंस मॉड्यूल का फ्लो मैं समझा दे रहा हूँ। बेसिकली आपके पोर्टल डीडीओ या सब लॉगिन होल्डर जो भी है उसके यहाँ एक अटेंडेंस अपलोडिंग का ऑप्शन आता है। उस अटेंडेंस अपलोडिंग में डीडीओ अपलोड कर देता है पोर्टल पे। वो मैन्युअली भी कर सकता है वन बाय वन, मान लीजिए 4 एम्प्लॉई हैं तो ऑब्वियसली वन बाय वन भी कर सकता है, या वो बल्क एक्सेल इंपोर्ट करके उस पर अपलोड कर सकता है। दूसरा जो है डीडीओ वैलिडेट करेगा, सारी अटेंडेंस देखेगा और एचओडी को भेजेगा। एचओडी उसकी सारा ऑनलाइन सिस्टम है, एचओडी देख सकता है, वेरीफाई भी करेगा वो और फिर निगम के पास भेज देगा। निगम उसको व्यू करेगा वेरीफाइड अटेंडेंस को और एक इनवॉइस उसी बेसिस पे जनरेट हो जाती है। इनवॉइस वापस उसी रूट से एचओडी और डीडीओ को कॉपी चली जाती है और डीडीओ या एचओडी जहाँ पे वो स्टाफ लगा हुआ है वो उसकी पेमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल जैसे लेना चाहते हैं लेके और फिर एचओडी या डीडीओ के जो है ट्रांसफर करेगा एचकेआरएन के अकाउंट। इसमें अलग अलग ब्रेकअप होता है, जैसे इसमें जीएसटी का है, सैलरी ब्रेकअप, सर्विस चार्ज, ईपीएफ, ईएसआई, ये सारा ब्रेकअप होगा, इनवॉइस में लिखा होगा। जैसे अभी जो कॉन्ट्रैक्टर देता है उसी तरह का एक इनवॉइस आपके पास जाएगा। नेक्स्ट। ये उसका स्क्रीनशॉट है जो आपको मैंने अभी अटेंडेंस का दिखाया है। तो इसमें जैसे लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो अपलोड अटेंडेंस, उस पर जब लिखो क्लिक करोगे तो ये एक स्क्रीन खुलेगी। स्क्रीन खुलने के बाद मंथ है, सेलेक्ट ईयर है, आप इससे ईयर सेलेक्ट कर सकते हो और फिर आप इंपोर्ट डाउनलोड अटेंडेंस फाइल फॉर बल्क अपलोड। और इस तरह से आपके सारे कैंडिडेट्स जो है, कैंडिडेट्स प्री फिल्ड आते हैं उसमें, सिर्फ आपको उसमें वर्किंग, प्रेजेंट, सिक लीव, कैजुअल लीव, इस तरह से जो लीव्स वगैरह है वो आप देंगे तो उसी के हिसाब से इनवॉइस जनरेट होगा आपका। इंपोर्ट करके या वैलिडेट करके? हाँ इंपोर्ट आपको चेक करना है बेसिकली अटेंडेंस वगैरह देख के कि ये सही है कि नहीं है। फिर आप उसको वैलिडेटेड अटेंडेंस को एचओडी को भेजेंगे, एचओडी अप्रूव करके फिर हमारे यहाँ भेज देंगे। अभी साथ में ही वो दिखा देंगे ना लाइव डेमो? नहीं डेमो दिखाएंगे, डेमो बहुत टाइम लग जाता है, पूछ लेंगे क्वेश्चन। लेट अस गो। पे प्रोटेक्शन अब ये पे प्रोटेक्शन का हमने बनाया था, जैसे मैंने बताया था कि बहुत लोगों को ये इशू था तो क्योंकि बहुत सारी गलतियां हुई हैं, बट रिमेंबर दिस इज द लास्ट एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी। इसके बाद अगर कोई किसी भी तरह का क्लेम करेगा तो वो अटेंडेंस वो पे प्रोटेक्शन या कोई भी एडिट ऑप्शन हम नहीं देंगे। ये बात चीफ सेक्रेटरी सर की जो कमेटी की मीटिंग थी उसमें भी वो डिस्कशन हो चुका है कि दिस इज वन एंड फाइनल अपॉर्चुनिटी। तो अगेन मैं बताना ये जरूर सबको हिदायत देना चाहूँगा कि सारे डिपार्टमेंट्स, ऑर्गेनाइजेशंस, इसमें काइंडली कोई ऑफिसर जरूर इन्वॉल्व हो। जब इसको सबमिट करना हो तो ऑफिसर उसको देखे, हालांकि ऑफिशियली तो वो डीडीओ ही का लॉगिन है लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसा मैंने बताया कि ये बहुत लो लेवल पे ऑपरेट हो रहा है जिसकी वजह से ये सारी गलतियां हो रही हैं। तो मेरा ये सुझाव है कि आप इसमें जो भी अपडेट कराएं वो पहले अपने लिखित कागज में ले लें और उसको चेक करा लें क्या अपडेट करने जा रहा है आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर, या उससे कहें कि मुझे दिखा दो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा संख्या नहीं है लेकिन फिर भी ये पावर मिली हुई है तो कई बार इसका मिसयूज कर सकते हैं डिपार्टमेंट्स के जो सब लॉगिन होल्डर कि किसी, क्योंकि ये फाइनेंशियल मैटर है, किसी की सैलरी बढ़ाने के लिए वो उसका एक्सपीरियंस गलत भर देंगे, एक्सपीरियंस गलत भर के उसकी सैलरी बढ़ जाएगी, जैसे उसको 10 ईयर वाले एक्सपीरियंस में डालेंगे सैलरी बढ़ जाएगी। ये तमाम चीजें हैं जो ऑप्शन खोलने का फायदा भी है बट ऑप्शन खोलने के या डीडीओज इसका रिस्क का जो एलिमेंट है वो जरूर समझ लें कि ये हमने ऑप्शन तो दिया है गुड फेथ में बट इसका रिस्क भी है। तो ये फिजिकली भी सारे मॉनिटर इसको जरूर करें। इसमें आप पोर्टिंग वाले जो टैब है अगर उसको क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद ये एक स्क्रीन खुलती है जिसमें ये आता है। फिर यहाँ नीचे आप देखोगे कि पे प्रोटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ अदर डेटा फॉर एग्जिस्टिंग जॉइंट मैन पावर, इसको आप क्लिक करेंगे तो आपको
पे प्रोटेक्शन एंड करेक्शन ऑफ अदर डिटेल्स, ये एग्जिस्टिंग मैन पावर के लिए आ जाएगा। यहाँ नीचे आपके जितने आपने मैन पावर ज्वाइन कर चुकी है डिपार्टमेंट में, वो उनकी आपको इस तरह से स्क्रीनशॉट में डिटेल्स दिखेंगी। उनमें आपको राइट साइड में शो डिटेल्स करके जाएंगे आप, तो आपको डिटेल उस पर्टिकुलर कैंडिडेट का, जैसे जिस कैंडिडेट को आपने चेंज करना है, कुछ उसका एक्सपीरियंस या उसका व्हाटएवर चेंज यू वांट, तो उसको आप चेंज करेंगे, तो क्लिक करेंगे शो डिटेल्स, तो उस मैन पावर की ये बेसिक डिटेल खुल जाएगी। ये पूरा स्क्रीनशॉट है, डिटेल्स है उसकी, क्या क्या आप ऑप्शन खुलते जाएगा अलग अलग। एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ये है कि जब आप सारा चीज चेंज इसमें जो भी करना होगा कर लेंगे, तो ये एक डिस्क्लेमर सामने बनाया हुआ है कि आई सर्टिफाई दैट ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सैलरी एंड अदर डिटेल्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट मैन पावर हैज बीन फिल्ड करेक्टली एंड नो फर्दर सैलरी रिविजन वुड बी रिक्वेस्टेड। ये एचओडी के ऑफिस में काम कर रहा होगा तो एचओडी खुद करेगा, हेड ऑफ अकाउंट या डीडीओ जो भी है, तो नेम ऑफ एचओडी डीडीओ, स्टैंप ऑफ एचओडी डीडीओ। अगर एचओडी के काम कर रहा, एचओडी के ऑफिस में काम कर रहा है तो ऑब्वियसली एचओडी ही सारी जगह साइन कर देगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी सब लॉगिन होल्डर डीडीओ के यहाँ काम कर रहा है, तो वो नेम ऑफ डीडीओ डालेगा, स्टैंप ऑफ डीडीओ डालेगा, लेकिन उसके बाद उसको सिग्नेचर ऑफ एचओडी भी चाहिए। अगर वो एचओडी के सिग्नेचर के बगैर अपडेट अपलोड करेगा इसको, तो हम लोग इसमें इसकी पे प्रोटेक्शन नहीं करेंगे। ये मैटर डिस्कशन हुआ था कि चूंकि ये सेंसिटिव मैटर है, चेंजेस से बहुत कुछ फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हो रहे हैं, इसलिए इसमें बिना एचओडी के पर्सनल स्टैंपिंग के वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट एनी चेंज। नेक्स्ट। ये क्या है? कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन। हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेशन का भी हमने एक ऑप्शन दे दिया है कि अगर किसी को आप रिलीव करना चाहते हैं तो एम्प्लॉय रिलीविंग का एक ऑप्शन है, लिस्ट ऑफ रिलीविंग, सेलेक्ट, उसको कैंडिडेट को सेलेक्ट करिए और फिर आप उसको एक्सेप्ट कर ली, मतलब एक्शन करिए और सेलेक्ट द रेजिग्नेशन और टर्मिनेशन। कोई रीजन देना चाहते हैं, रीजन दे दीजिए और सबमिट रिलीविंग रिक्वेस्ट। ये जैसे आप रिलीविंग रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा। 15 दिन का आप इसको जरूर समय दीजिए, unless until very severe or something has happened। 15 days का सबके लिए है ही। 15 डेज का हमने रखा हुआ है फायरिंग का। ठीक है, नेक्स्ट। ये कुछ बेसिक रिसोर्सेज हमने बनाए हुए हैं जो हमारे वीडियो चैनल्स हैं, या कोई लिस्ट ऑफ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, जो जनरल क्वेश्चंस है। बहुत सारे क्वेश्चन बार बार वही रिपीट होते हैं, तो इसलिए हम लोगों ने ये बना दिया है। और इसी तरह रेजोल्यूशन, अगर कोई जो कॉमन इश्यूज हैं उनका रेजोल्यूशन के लिए भी एक डॉक्यूमेंट है और एक हेल्प डेस्क है, और ऑब्वियसली हमारा जो ग्रीवेंस पोर्टल है जिसमें बहुत सारे ग्रीवेंसेस भी आ रहे हैं। तो ये एक प्रेजेंटेशन था। अब क्वेश्चंस, अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस हैं इनके बारे में तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस। सर मैं गुड मॉर्निंग सर। पूछेंगे तो बेटर रहेगा, और जो पूछे सिर्फ उसी का स्पीकर ऑन होना चाहिए, बाकी लोग म्यूट रखेंगे। यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। नोडल ऑफिसर फ्रॉम वेयर हाउसिंग हरियाणा। जी बताइए सर। हमें दिक्कत ये आ रही है कि वो जो गवर्नमेंट की चिट्ठी आई थी उस डेजिग्नेशन के हिसाब से हमने सारे अपने जो आउटसोर्स मैन पावर के थे वो चेंज कर दिए थे। ठीक है। अब जब हम एक्सेप्ट करते हैं तो ये पूछता है कि क्या ये इसी उसके ऊपर वर्क कर रहे थे अर्लियर। पहले तो जो काम कर रहे थे वो तो एक अलग इनका डेजिग्नेशन था, जैसे नेटवर्किंग वाले को काम तो डेटा एंट्री ऑपरेटर का कर रहा था, पर जहां हमने उसको ठीक जो गवर्नमेंट की वो था पोर्टफोलियोज में जॉब रोल था उसमें हमने उसको स्टोर कीपर वाले में डाल दिया। वो पूछता है कि स्टोर कीपर काम कर रहा था, वो स्टोर कीपर तो काम नहीं कर रहा था। अब उस केस में आपको मैंने जब ये कई डिपार्टमेंट्स मेरे पास इस तरह से आए थे तो मैंने सबको ये सुझाव दिया था कि पहले एक आप एडमिनिस्ट्रेटिव अपने यहाँ अप्रूवल ले लीजिए कि ये हमारा अप्रूवल। हाँ, तो आप उसको यस कीजिए, क्योंकि आपने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल ले लिया है जी। आपने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लिया है ना, कि इसको हमने ये इस तरह का ही सिमिलर टाइप काम कर रहा था, इसलिए हमने इसको से किया है। जी ठीक है, तो इट शुड नॉट बी एन इशू, क्योंकि आपने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लिया है कि आप ये करने जा रहे हैं, तो वो तो पूछेगा कि ये काम कर रहा था, तो ऑब्वियसली आपने डिसीजन लिया है आपके एचओडी ने कि हाँ ये सिमिलर टाइप वर्क कर रहा था, इसीलिए हम स्टोर कीपर में डाल रहे हैं इसको। एक सर एक्सपीरियंस का इशू है, गवर्नमेंट एक्सपीरियंस और अदर्स। क्या इशू है?
HDFC बैंक का होगा है, कहीं का वो कहते हैं जी हमने ऑलरेडी काम किया है, 4 साल किया, 5 साल किया। नहीं, देखिए बहुत क्लियर है कि एक्सपीरियंस वेरिफिकेशन केवल और केवल अगर किसी ने सरकारी विभाग या किसी सरकारी संस्था में काम किया है तो कॉन्ट्रैक्ट पे सिर्फ उनका, वो चाहे किसी ठेकेदार के माध्यम से लगते थे या अगर डायरेक्टली रोल पे थे, दोनों ऑप्शन है उसमें। तो उन इसी अवस्था में आप उसका वेरिफिकेशन करेंगे। प्राइवेट एक्सपीरियंस को हमने अभी ओपन नहीं किया है, ना ही उसकी कोई वेरिफिकेशन करने की जरूरत है। आप उसको रिजेक्ट करके भेजिए, वेरीफाई जरूर कीजिए। वेरीफाई करने का मतलब है कि या तो वो एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ ये सरकारी विभाग में लगा था, या उसको रिजेक्ट कीजिए कि नहीं ये सरकारी विभाग में नहीं था। क्योंकि वो क्लेम करता है, इसका प्रोसेस ये है कि अगर एक्स एम्प्लॉय अपना फॉर्म भरता है कि मैंने, वो पूछता है किस डिपार्टमेंट में काम किया था, फिर वो बताता है कि मैंने कौशल विकास में काम किया है, फिर वो ये भी पूछता है कि कौशल विकास में किस डीडीओ के नीचे काम किया है, तो वो डीडीओ तक जाता है, तभी वो आपके पास उस डीडीओ के पास वेरीफाई कैंडिडेट का जो टैब है उसके अंदर वो कैंडिडेट दिखता है। तो उसका प्राइवेट अगर उसने एक्सपीरियंस अपलोड कर रखा है और उसने झूठ बोला है तो यू हैव टू रिजेक्ट इमीडिएटली, वो तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। एक अभी मेरे से पहले जो रहे यहाँ पे नोडल ऑफिसर गुप्ता जी थे यहाँ पे, उनसे थोड़ा सा एक ये दिक्कत हो गई कि उन्होंने 22 डीडीओ क्रिएट कर दिए। हम बनाना चाहते थे 10, क्योंकि 10 डीडीओ के अंदर ही ये सारी 22 वाले कवर हो जाते थे। क्या अब हम इसको रिवाइज कर सकते हैं आज की डेट में? आप एक ग्रीवेंस रेज कर दीजिए। हम डीडीओ, अगर उन्होंने कोई काम नहीं किया, सीधा क्वेश्चन ये होता है कि अगर उन डीडीओ ने 22 ने कुछ कुछ कर भी लिया है तो वो डेटा का इशू हो जाएगा कि वो डेटा कहाँ जाएगा, ठीक है। अदरवाइज अगर उन्होंने मान लीजिए 10 ने ही काम किया केवल और 12 ने कुछ किया ही नहीं है, तो 12 का लॉगिन क्रेडेंशियल्स हम लोग डिसेबल कर देंगे। नहीं, डेटा तो सब कर दिया, डेटा तो पोर्ट कर दिया सभी ने, 22 लेकिन ने हाँ जी कर दिया 22 में, लेकिन वो होना हमारे जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर जो है डीडीओ हैं वो 10 ही संभालते हैं उन 22 को। नहीं, कोई बात नहीं, वो तो एडिशनल चार्ज होगा ना, वो तो एडिशनल चार्ज होगा फिर। नहीं सर, एडिशनल नहीं, जैसे हमारे टोटल तो हरियाणा के अंदर ये डिस्ट्रिक्ट हो गए, हमारा एक एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर 3-3, 4-4 डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का वो डीडीओ है। ओके, जैसे अंबाला हो गया, पंचकुला हो गया, यमुनानगर हो गया, इनका सारों का डीडीओ एक ही है। तो उसी डीडीओ ने सारों का डेटा अपडेट किया था? उसी डीडीओ ने किया था, लेकिन अलग अलग उसमें आ गया, पंचकुला का अलग आ गया, अंबाला का अलग आ गया, यमुनानगर का अलग आ गया, किसी और जगह का अलग आ गया, जैसे करनाल का अलग हो गया, इसमें करनाल हो गया, पानीपत हो गया, सोनीपत हो गया, इनका एक ही डीडीओ बनना चाहिए था, लेकिन वो 3 बन गए। तीनों का हालांकि डीडीओ फिर वही डिक्लेयर हो गया, एक ही डीएम। ठीक है, मतलब इससे कोई दिक्कत हो रही है आपको? दिक्कत ये है कि हम ये चाहते हैं कि एक डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से हमें पता चल जाए कि इसके अंडर क्या क्या है, कौन से एम्प्लॉय यहाँ काम करे एक डिस्ट्रिक्ट में। ऐसा ही जो नीचे फील्ड से डाटा आता है वो भी ऐसे ही आता है, जब हाँ, आपके पास में आएगा तो तो अभी तो हम आपके पास डिस्ट्रिक्ट वाइज आ रहा है ना। हाँ जी, हाँ जी तो प्रॉब्लम मतलब यू आर नॉट क्लियर एक्चुअली। सर। आपको मॉनिटर आप खुद करने कह में रहे हो मुझे दिक्कत आती डिस्ट्रिक्ट है, वाइज चाहिए, आप खुद मॉनिटर कह रहे हो करने आपको में हमें डिस्ट्रिक्ट वाइज चाहिए और डिस्ट्रिक्ट वाइज आ रहा है आपके पास। नहीं, हमें चाहिए तो हमारे अपने सर्कल हैं, एक्चुअली 10 सर्कल हैं हमारे, टोटल डिस्ट्रिक्ट को हमने 10 सर्कल में डिवाइड कर दिया। हाँ, तो हम ये चाहते हो 22 की बजाय हम 10 बना लें। तो आप एक बार दोबारा आप एक भेजिए, कोई ग्रीवेंस पे भेज दीजिए, विल सी कैसे टेक्निक, क्योंकि हमारा तो इट इज ऑल पोर्टल बेस्ड, मतलब पूरा टेक्नोलॉजी इसमें यूज कैसे होगा, वी विल हैव टू सी फिगर इट आउट, ठीक है। राइट सर। ओके, एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम एनीबॉडी एल्स? कुछ किसी के और साथ को में कोई ऐसा हुआ कि वो जो कुछ कैंडिडेट हैं वो अलग अलग डीडीओ में रजिस्टर्ड हो गए, कैथल का पानीपत में चला गया। अपने आप तो नहीं हुआ होगा ना, आपने किया होगा, आप बंदों ने गलत किया होगा, अपने आप कैसे? फादर नेम, हाँ हो सकता है वो फादर नेम की वजह से ना अलग पोर्ट हो गया, वो किसी गलत जगह पे पोर्ट हो गए। नहीं, गलत जगह पोर्ट नहीं होता, खुद किया है आप लोगों ने, गलती की है। हमारे मतलब सिस्टम तो कोई, सिस्टम इज जस्ट सिस्टम हाउ इज टू। ओके, सिस्टम इज ओके, वो हमारी अगर लेवल पे कहीं कुछ गलती हो गई है, क्या रेक्टिफाई हो जाएगी वो? हाँ, रेक्टिफाई हो जाएगी, विल हैव टू, आप उसको ग्रीवेंस पे डालिए, हम लोग उसको रेक्टिफाई, मतलब तुरंत तो नहीं होगी बट हो जाएगी। राइट सर, ठीक है, थैंक यू सर। यस, नेक्स्ट कोई? मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। हाँ जी, myself is Sanjeev, हाँ student बताइए हूँ, सर।
डायरेक्टर फायर सर्विस हरियाणा में। एक्चुअली सर हमारा हेडक्वार्टर का तो ठीक है, हेडक्वार्टर में हमारा HRM से अपलोडेड हो गया ये आपका सारा ये डाटा SKRN में। बट क्या नाम है सर, क्या नाम है, हमारा जो फील्ड के ऑफिसर्स हैं उसमें 22 ये अपना DDOs हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर हैं, ठीक है सर। उसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इंस्टांस में हमने SKRN में 211 आदमी अपलोड कर दिए, वो सारा डाटा ठीक है हमारा SKRN के। बट जो 1328 एम्प्लॉइज जो बाद में आपकी इंस्ट्रक्शन आई उसके अकॉर्डिंगली हमने जो हमारे रोल पे थे, फायर के रोल पे थे, वो 1328 एम्प्लॉइज थे। 1328 में से 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट से जो भी हमारे DDO जो डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर हैं उन्होंने अपलोड किया SKRN में। तो SKRN में जो एप्लीकेंट हैं या एम्प्लॉई हैं जो लगे हुए हैं वो अपना डाटा, या जब उनके पास SMS आता है तो अपना डाटा शेयर नहीं करते, OTP शेयर नहीं करते। OTP शेयर नहीं करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, कुछ जो उसमें जो OTP शेयर नहीं करते उन्होंने लिटिगेशन कर दिया है उसमें हाई कोर्ट, ऑनरेबल पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, कि भाई हमारे एक एम्प्लॉयर को चेंज करते हुए जैसे वो ठेके पे लगे हुए थे या ऑन रोल थे पालिका रोल पे, उन्होंने कोर्ट केस ये कर दिया कि हमारा एम्प्लॉयर चेंज हो रहा है। एम्प्लॉयर के बेस पे कोर्ट ने इसमें 3-4 ये केसेस में उनको स्टे दे दिया है। उसकी जो आगामी सुनवाई की तिथि है वो अब 23/5 निश्चित है। और रिस्पोंडेंट जी सर, उसमें सर स्टे इसलिए दिया है कि वे उसमें मेंशन किया है उन्होंने कि कहते हैं कि ये थ्रेटन कर रहे हैं जी, ये OTP शेयर नहीं कर रहे हैं जी, कहना है इसलिए ये कोर्ट में चले गए, मांग रहे हैं हमारे से OTP कौन सा शेयर करना है मुझे क्लियर नहीं। सर ऐसा है कि कहते हैं कि जब SKRN में पहले हमने उनको उसमें डाल दिया, अब SKRN से OTP मांगते हैं हम कैंडिडेट से, जो एम्प्लॉइज लगे हुए हैं उनसे OTP मांगते हैं कि आप अब वो अपना OTP शेयर कीजिए आप हमें। तो वो OTP शेयर नहीं करते, वो मना करते हैं, ज्वाइन करने से मना करते हैं। ठीक है सर। डिप्लॉयमेंट ऑफर लेटर जब आपको डाउनलोड करना है, एग्जैक्टली सर। तो उसके अकॉर्डिंगली क्या नाम है, इन्होंने जब 3-4 जो डिस्ट्रिक्ट में जैसे पानीपत हुआ, हिसार, ये क्या नाम है, रेवाड़ी हुआ, महेंद्रगढ़ हुआ, तो वहां के एम्प्लॉइज ने उन्होंने कोर्ट केस कर दिया और पार्टी बना दिया जो कंसर्न DDS को। ओके। तो उसमें सर जो डेट लगी है उसमें 23/5/2022 निश्चित है। वो जो सारे केसेस हैं वो सारे केसेस क्लब हो गए हैं, ठीक है, एक के बेस पे सारे केस क्लब हो गए हैं। जी सर। नहीं मतलब क्या क्वेश्चन क्या है, मतलब ये कोर्ट केस हो गया, ठीक है, बहुत सारे कोर्ट केस ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है सर। इसके अलावा सर सैलरी का इशू होता है सर उसमें, कि सैलरी कैसे अपडेट होगी फिर उसकी। एक पांच से हमने उनका डाटा शेयर किया हुआ है आपसे, 1/5 से उनको ऑन रोल किया हुआ है। 1 मार्च से 1 मई से 1 मई से आपने किया हुआ है, तो मतलब प्रॉब्लम क्या हो रही है, किया है तो मतलब व्हाट योर क्वेश्चन। सर सैलरी की दिक्कत आएगी ना सर उसमें, जब जो OTP शेयर नहीं कर रहे एम्प्लॉइज और उन्होंने कोर्ट केस कर दिया है, उनका सैलरी का फिर कैसे होगा। आप वो एम्प्लॉय आपके पास है कि मेरे पास है, पहले ये तो क्लियर हो जाए। सर वो आपके पास है, OTP नहीं दिया तो जब तक आपके यहाँ ज्वाइन नहीं किए तब तक मेरे पास नहीं हो सकते सर। वो OTP फिर उनके पास, क्योंकि OTP जब तक नहीं देंगे तब तो नहीं होगा ना सर। SKRN में तो अपलोड हो गया वो। नहीं, HKRN में अपलोड होने से कुछ नहीं होता ना, ऑफर लेटर जो हम भेजते हैं उसको जब तक वो एक्सेप्ट करके वहाँ जमा नहीं करेगा जी तब तक नहीं हो सकता है सर। वो ऑफर लेटर से एक्सेप्ट नहीं कर रहे, इग्नोर कर रहे हैं। अगर ऑफर लेटर एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो ये तो फिर आपको एडमिनिस्ट्रेटिवली देखना है ना, आप उनको ज्वाइन मत कराओ, खत्म, उनको काम ही पे नहीं आएंगे वो लोग। दैट इज द इजीएस्ट वे देन। सी इफ समबडी डज नॉट वांट टू वर्क, सरकार ने एक ऑर्डर किया कि भाई सबको HKRN पोर्टल पे आना है, ठीक है। अब अगर कोई कहता मैं नहीं आऊंगा तो आइदर नहीं आएगा तो फिर डिपार्टमेंट को एक्शन लेना है, ठीक है हम नहीं ले रहे हैं उनको। अगर डिपार्टमेंट वो तो कोर्ट में चले गए ऑनरेबल कोर्ट में। देखो ऑनरेबल कोर्ट ने क्या कहा है, मैं उनका जजमेंट तो अभी देख नहीं सकता। अगर जजमेंट ये है कि इनको आपको स्टेटस को दे दिया कि जैसे ये पहले लगे थे वैसे लगे रहे, जी सेम सिमिलर है, तो ये तो मतलब आई डोंट नो, आई कांट कमेंट ऑन द जजमेंट। सो यू हैव टू आइदर
You have to take your administrative department has to take that decision कि कोर्ट में कैसे फाइट करना है। सर एक डिस्ट्रिक्ट ने हमारे से गलती से उन्होंने जो डीडीओस ने 1/4 से ऑफर लेटर वो कर दी है, एसकेआरएन में अपलोडेड कर दी है। हाँ, तो वो जबकि वो 1/5 से होना चाहिए था। नहीं 1 मार्च से तो किसी को हम दे नहीं रहे हैं। नहीं सर, 1 मई से सर उन्होंने गलती से आपकी इंस्ट्रक्शन थी कि 1 मई की जगह उन्होंने 1/4 कर दिया। ये कैसे गलती कर दी, मतलब कमाल कर रहे हो आप लोग। पता नहीं किस जो है हु इज मैनेजिंग ऑल दिस, मतलब कौन आपके यहाँ चपरासी करता है, क्लर्क करता है, हु इज डूइंग? नहीं सर, वो गलती से क्लिक हो गया। व्हाई योर डीडीओ शुड नॉट बी आस्क्ड? एफएसओ से हुआ सर, एफएसओ से हुआ हैं? फाइनेंस ऑफिसर से। पहले एफएसओ के खिलाफ एक शो कॉज नोटिस भेजिए हमारे पास। ठीक है। Let him reply. I mean, this is not done. We are not here to 1 मई और 1 मार्च, 1 अप्रैल और 1 मई में बहुत फर्क है। ओनली फॉर एक ही डिस्ट्रिक्ट में अप्रैल का 1 अप्रैल का 2 अप्रैल हो सकता है, 5 अप्रैल हो सकता है। जी सर, पूरा महीने ही बदल दे रहे हो यार। फिर आप चाहते हो कि मतलब we keep on rectifying your नहीं ठीक है सर, ठीक। You issue a show cause notice. Copy us. जब हमें ये दिखेगा कि हाँ हेड ऑफिस कुछ सख्त कर रहा है काम, तब हम आपको कुछ हेल्प करेंगे। प्लीज सर, प्लीज सर। ठीक है। Anything else? अच्छा ये नमस्कार। नेक्स्ट। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर अटेंडेंस मॉड्यूल चल नहीं रहा अभी, अटेंडेंस अपलोड कर लेते। कौन सा डिपार्टमेंट से हो आप? लोकल ऑडिट से। लोकल ऑडिट से। तो आपने अटेंडेंस चला के देखा है? कल परसों 2-3 दिन बीच में बंद था, फाइनेंस का कुछ चेंजेस कर रहे थे तो हमने उसको उस पे लिया हुआ था। फाइनेंस का एक मॉड्यूल थोड़ा सा चेंज कर रहे थे। तो अभी आपने आज ट्राई किया है? आज नहीं ट्राई किया सर। एक बार आज भी ट्राई करिए, क्योंकि वो 2 दिन पहले तो नहीं चल रहा था। आई हैड चेक माई सेल्फ, फिर हमने चेक किया था तो वहाँ पे फाइनेंस के कुछ चेंजेस थे, इसलिए उसको अपलोड किया गया था। जैसे किसी एम्प्लॉय को रिजाइन करना है तो कितने टाइम का नोटिस देना पड़ेगा उसको? 15 दिन बता दिया हमने, देखा हमने लिख दिया था, प्रेजेंटेशन में था 15 दिन का। और सर जैसे इनको लीव्स कितनी अलाउड है छुट्टियां? देखिए अभी ये पॉलिसी डॉक्यूमेंट आने वाला है, लेकिन मोस्ट लाइकली जो हमने रिकमेंड किया है वो शायद 10 लीव्स का ही अलाउड किया है। 10 कैजुअल और 10 मेडिकल, ऐसा दोनों प्रपोज किया है, बट दिस हैज येट टू बी अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट।